चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को आज के लिए गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को फिर से आज 2 4 5 स्ट्रक्चर आज हम आप लोगों को बताएंगे, है ना। स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा बताया जा रहा है कि उस पर आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक सेंटेंस बनाने का जरिया जो होगा वो आपके अंदर डेवलप होगा। और उससे क्या होगा कि आप उसको मतलब बोल कर बनाइए, ताकि उससे आपका जो जवान लड़खड़ाता है, जिसे आप बोलते हैं यू आर फॉन्ड ऑफ, इस तरह से, तो उसमें स्पीड आएगा। यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, है ना। तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। क्या होगा? लाभदायक होगा। तो चलिए आज का स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को लाइकली टू, क्या बताते हैं? लाइकली टू लिखिएगा। लाइकली टू हेडिंग बनाइएगा। मतलब होता है संभावना होना। क्या होता है? संभावना होना। इसके पहले हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए हैं, सबका रिवीजन करते रहिए, बेहतर होगा। लाइकली टू सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद EJMR दे देना है ना। उसके बाद लाइकली टू देना, क्या देना है? लाइकली टू अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे भी याद रखना कि जहाँ टू आएगा उसके बाद आने वाला वर्ब अधिकांश रूप से ही लगभग V1 होता है। एक दो एक्सेप्शनल है जहाँ पर टू के बाद भी V4 आता है, वो बताया जाएगा बाद में। लेकिन ऐसे आपको याद रखना है कि टू के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी छापिए इसको। इस पर एग्जाम्पल देखिए, जल्दी जल्दी बनाइएगा। जैसे आज वर्षा होने की संभावना है, हमेशा बोलते हैं आज वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, तो आज वर्षा होने की संभावना है, तो सबसे पहले ईट लगेगा। सब्जेक्ट ना रहने के बाद ईट का प्रयोग होता है ना। तो इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग होगा, तो ईट के साथ इज लगेगा। तो ईट इज लाइकली टू, इट इज लाइकली टू। रेन मतलब होता है वर्षा होना, डायरेक्ट वर्ब है। रेन मतलब वर्षा होना, रेन मतलब वर्षा होना। तो इट इज लाइकली टू रेन। और यहाँ पर क्या है? आज, टुडे। क्या हो गया? टुडे। कुछ समझ में आया? जैसे मुझे किताब खरीदने की संभावना है, मुझे किताब खरीदने की संभावना है। बन सकता है आप लोग से कि बन जाना चाहिए? बोलिए क्या बनेगा? आई एम लाइकली टू बन जाएगा। आई एम लाइकली टू बाय बुक बन जाएगा। इस तरह से बनेगा ना। इसी तरह से इसका आर्ट फॉर्म में भी चेंज करना बिल्कुल आसान है। हम एक बार बताए थे, आज फिर से एक बार हम आर्ट फॉर्म में आज रिवीजन कराते हैं, ताकि जो है उससे आप भूलिएगा नहीं। दोनों नोट कर लीजिए जल्दी। इट इज लाइकली टू रेन टूडे, आई एम लाइकली टू बाय ए बुक। ठीक है। राधे 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 बोलना। स्ट्रक्चर पर जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस खुद से सेंटेंस लिखकर करते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा। समझ गए ना? श्वेता समझ में आया? बन जाएगा। आज रिजल्ट आने की संभावना है, आज रिजल्ट आने की संभावना है। बनाइए तो आप अपने से, आप लोग। हाँ, कम होगा नहीं, कम रिजल्ट। सोचो रिजल्ट आएगा हमारा पास भूल के, कितना तेज है सर। रिजल्ट कम होगा रे। आप कहता है यस सर, यह रिजल्ट को आने की संभावना है। कहने का मतलब रिजल्ट हमारे पास चल के थोड़ी आएगा। जैसे राम को आने की संभावना है, तब कम होगा राम के लिए। और रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट आता नहीं है, वो पब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। क्या बोली तुम? पब्लिश किया जाता है रिजल्ट, नहीं पब्लिश नहीं, पब्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज लाइकली टू, इट इज लाइकली टू पब्लिशिंग। हाँ नहीं, पब्लिश ही होगा, पब्लिशिंग नहीं होगा।
पब्लिश क्या रिजल्ट, और क्या हो जाएगा टुडे जी, दिख रहा है सबको। इट इज लाइकली टू पब्लिश रिजल्ट टुडे, कम नहीं देना है पब्लिश के जगह पर, आना का मीनिंग पब्लिश यहाँ पर होगा, ये नहीं कि लगा देना कम। समझ में आ रहा है? बन गया। चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसको हम 8 फॉर्म में आपके सामने चेंज करेंगे। आप लोग जिनको नहीं आता है बढ़िया तरीके से सीख लीजिए, और जिनको आता है वो खुद से बनाने लगिएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर मिटा दें। संभावना होना, लाइकली टू, लाइकली टू, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए। चलिए लिखिए, सपना को घर जाने की संभावना है। सपना को घर जाने की संभावना है, एक सेंटेंस लिए, है ना। अब इसको 8 फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव, सपना इज लाइकली टू गो टू होम, ठीक है। इसका नेगेटिव जब हम करेंगे तो नहीं लगेगा, हिंदी इसका सुन लीजिए, सपना को घर जाने की संभावना नहीं है, तो सपना इज नॉट, सपना इज नॉट लाइकली टू गो टू होम। समझ में आया? सपना को घर जाने की संभावना नहीं है। अब आ जाएगा तीसरा नंबर, क्या सपना को घर जाने की संभावना है, तो जब क्या लगेगा पहले, तो यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, इज। क्या होगा? इज। तो इज सपना लाइकली टू गो टू होम, इज सपना लाइकली टू गो टू होम। इसी तरह से क्या सपना को घर जाने की संभावना नहीं है, तो इज सपना नोट, इज सपना नोट लाइकली टू गो टू होम, इज सपना नोट लाइकली टू गो टू होम। उसी तरह से ये 4 गो आपके सामने अब हो गया। अब जो बात आया उसमें आएगा क्यों और कैसे का इस्तेमाल करके 2-2 गो और बना लेना है। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है? वाई। क्या होता है? वाई। और हाउ का मीनिंग कैसे, हाउ का हिंदी क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके 4 और बनाना है। जैसे सपना को घर जाने की संभावना क्यों है, तो क्यों रहेगा तो पहले देना है, तो वाई इज, ठीक है रे, वाई इज सपना लाइकली टू गो टू होम। समझ में आ रहा है? अब आ जाएगा कि सपना को घर जाने की संभावना क्यों नहीं है, तो वाई इज सपना नॉट लाइकली टू गो टू होम। अब कैसे रहेगा, तो जहाँ वाई लगाएं वहाँ क्या लगाएंगे? हाउ लगाएंगे। तो हाउ इज सपना लाइकली टू गो टू होम। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पर भी हाउ इज सपना नॉट लाइकली टू गो टू होम। इसका कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस आपको हम लिख दिए। और ये सेंटेंस जब 8 गो इस प्रकार से बनाने सीखे, तो अभी सीरियल वाइज जब सीखिएगा तो एक पैटर्न आपके अंदर निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जब जहाँ तहाँ भी आएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। है समझ में? आपको बनाने में क्या होगा? आसानी होगा। चलिए नोट कीजिए, जिनको नोट करना है नोट कीजिए। चलिए आज के लिए दूसरा स्ट्रक्चर में दिया है सिक ऑफ। क्या दिया हुआ है? सिक ऑफ मतलब तंग आना। हमेशा हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते रहते हैं, मैं पढ़ने से तंग आ गया हूँ, मैं काम करने से तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे बात करने से तंग आ गया हूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वह खेलने से तंग आ गया है, मैं पढ़ाने से तंग आ गया हूँ, पैसा नहीं देता है। नहीं, तो यही आपका सेंटेंस होगा, पैटर्न यही आपका होगा सिक ऑफ। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस
सिक ऑफ प्लस, इसमें वर्ब का चौथा रूप लगेगा, क्या लगेगा जी? B4 लगेगा। क्या लगेगा? B4 लगेगा, वर्ब का चौथा रूप। बन जाएगा? छापो। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस सिक ऑफ प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम लोग। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लिया जाए श्वेता पढ़ने से तंग आ गई है। श्वेता पढ़ने से तंग आ गई। जैसे मान लिया कहते कि मन नहीं करता पढ़ते पढ़ते तंग आ गए थे ने, तब श्वेता, ये मछड़ो देखो ने, चल पढ़े लाया, पैसा नहीं दिया। SHWET है, श्वेता इज, श्वेता इज लग गया। और तंग आना का क्या होगा? सिक ऑफ। तंग आना का सिक ऑफ। तो श्वेता इज सिक ऑफ, पढ़ना, तो रीड मैंने पढ़ना, क्या लगाएंगे जी? बनेगा? 2-4-5 सेंटेंस बोलवा दे, बोल दीजिएगा। अच्छा, एक आगो आप पहले बनाते हैं। आप पढ़ाने से तंग आ गए हैं। आप पढ़ाने से तंग आ गए हैं, बनेगा? पेता बोलो, आप पढ़ाने से तंग आ गए हैं। You are sick of टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच का टीचिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है रे? सृष्टि बनेगा? सुमित ठीक है ने? दिलीप भैया बन जाएगा ने? जैसे लिखिए अगला, अभिषेक सर रविवार में रहने से तंग आ गए हैं। तंग आ गए हैं। रविवार एक जगह का नाम हो गया, गांव का नाम हो गया। तो अभिषेक सर रविवार में रहने से तंग आ गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया अभिषेक सर। अभिषेक सर ने हो गया। अभिषेक सर इज, तंग आना का सिक ऑफ। अब क्या पड़ेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? रहना। तो लिव का लिविंग हो जाएगा, लिविंग। कहाँ? इन रविवार। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बनेगा? आप बोलिए 2-4 सेंटेंस हमारे साथ। आप खेलने से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ प्लेइंग। रोहित पढ़ाने से तंग आ गया है। रोहित इज सिक ऑफ टीचिंग। अमित गाना गाने से तंग आ गया है। अमित इज सिक ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना? विजेता काम करने से तंग आ गई है। विजेता इज सिक ऑफ डूइंग वर्क, या वर्किंग दे सकते हैं, है ना? सृष्टि साइकिल चलाने से तंग आ गई है। सृष्टि इज सिक ऑफ राइडिंग ए बाइसिकल। ड्राइव होता है 4 व्हीलर के लिए, मतलब 4 चक्का वाला, और राइडिंग होता है 2 व्हीलर के लिए। हालांकि घोड़ा उड़ा को भी चलाता है तो वहाँ पर राइड ही देता है, समझ गए ना? यानी राइड जो होता है, वो राइड का मतलब होता है सवारी करना। राइड का मतलब क्या होता है? जैसे अब ती पूछ रहा है कि 3 व्हीलर मैंने टेम्पू टोटो ड्राइव दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ड्राइव। 3 व्हीलर 3 या 4 सब चलेगा, ड्राइव क्या चलेगा? ड्राइव। बन जाएगा इस प्रकार से, हैं कि नहीं? बोलिए, निरंजन सुबह उठने से तंग आ गया है। उठना का क्या होता है? गेटअप। क्या होता है? गेटअप। या तो फिर एराइज नहीं, एवॉक, जगना या जगाना, है ना? होता है तो गेटअप भी दे सकते हैं, एवॉक भी दे सकते हैं। तो निरंजन इज सिक ऑफ गेटिंग अप, है ना? गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा?
बन जाएगा ने। तो इस तरह का सेंटेंसेस आपके साथ रहेगा, जो पैटर्न आपको दिखेगा तंग आना तो उस पर बना दीजिएगा। अगला देखिए सिक ऑफ के बाद सेम पैटर्न रहेगा, सेंटेंस भी सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। सिक ऑफ के यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ चेंज करेंगे, है ना। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, यहाँ पर सिर्फ टायर्ड लगा देंगे, समझ गए। सरफा होता है टाइड, टायर्ड होता है। हिंदी भी लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं जान रहे हम। टायर्ड ऑफ मतलब थक जाना। क्या होता है, जैसे देखो विजेता पढ़ते पढ़ते थक गई है, विजेता पढ़ते पढ़ते थक गई है। हमेशा मम्मी को बोलते रहती होगी, मम्मी हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, नहीं तो इसी प्रकार का सेंटेंस आएगा। वह काम करते करते थक गई है, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। ऐसा नहीं सुनते हैं? वह सोते सोते थक गया है, वह बैठा बैठा थक गया है। हो सकता है ना, वह मोबाइल चलाते चलाते थक गया है, अमित फ्री फायर खेलते खेलते थक गया है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का सेंटेंसेस आपको लास्ट में थक गया है, क्या आ जाएगा, थक गया। तो थक गया है तो आपको देना है क्या, टायर्ड ऑफ। तो इसका स्ट्रक्चर बोले सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस टायर्ड ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऋतिक समझ में आ रहा है कि नहीं आया? बोलिए। ऋतिक थक जाना ना है, ऋतिक पढ़ाते पढ़ाते थक गया है। ठीक है, ऋतिक इज टायर्ड ऑफ टीचिंग। तो इस तरह का सेंटेंस में आराम से बन जाएगा, विजेता इज टायर्ड ऑफ रीडिंग। या तो इस प्रकार के सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, विजेता पढ़ाने से तक, पढ़ाते पढ़ाते थक गई ने, नहीं पढ़ते पढ़ते नहीं, विजेता पढ़ते पढ़ते थक गई है, विजेता पढ़ने से थक गई है। ऐसे भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, तो भी उसी प्रकार से बनेगा। समझ गए? सेम प्रकार से, जैसे तंग आना था, मैं खेलने से तंग आ गया हूँ, या मैं खेलते खेलते तंग आ गया, ऐसे सेंटेंस बना। तो उसी प्रकार से इसमें भी या तो वर्ब को डबल कर दो, या तो उसमें से लगा दीजिए। उसमें क्या लगा दीजिए, से। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सबको? जैसे अविनाश सोने से थक गया है, या फिर सोते सोते थक गया लिख दो, बढ़िया लगेगा। सोते सोते थक गया है, बनाइए तो। अविनाश इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, अविनाश इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग। तो इस तरह का सेंटेंस एकदम आराम से बन जाएगा। अगर आप अवार्ड फॉर्म में भेजिएगा तो नहीं बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट से नोट कीजिए। देखो जिस तरह से अभी पढ़े आप सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, इसी पर एक और स्ट्रक्चर है, उसको भी आज हम लोग जान लेते हैं। समझ रहे बात को? क्या पढ़े? सिक ऑफ, और उसी प्रकार से टायर्ड ऑफ। सिक ऑफ मतलब तंग आना, सिक ऑफ मतलब, और टायर्ड ऑफ मतलब थक जाना। सेम इसी प्रकार से एक और है फेड अप विथ। क्या है? फेड अप विथ। इसका मतलब होगा उब जाना। क्या होगा? उब जाना। जैसे नहीं कहते खेलते खेलते हम उब गए हैं, खेलते खेलते हम उब गए हैं, तो उब जाना, तब फेड अप विथ। क्या लगाना है? फेड अप विथ। जैसे सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस, अब लगाना है यहाँ पर क्या? फेड अप विथ। फेड अप विथ, देख लो बढ़िया से, स्पेलिंग गलती नहीं उतारिएगा। फेड अप विथ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस फेड अप विथ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग पहले 2-4 को सुन लीजिए, अपने समझ में आने लगेगा। देखिए जैसे होगा क्या, मैं पढ़ाते पढ़ाते उब गया हूँ। अक्सर बोलते रहते हैं मैं इस गांव में रहते रहते उब गया हूँ, है न? तनी चलो घूर लेंगे राजगीर का कोलत, वो रहते रहते उब गए हैं। तब ऐसा उब गए हैं सेंटेंस आता है।
तो फेड अप विथ लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? वह मैथ पढ़ते पढ़ते उब गया है तो कहता है कि अब सर मैथ खत्म करो, साइंस स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता है। तो वही अंदर से जी भर जाना, उब जाना, उब जाना। क्या होना? मैं इस गर्मी से उब गया हूं। फिर वर्ब नहीं रहेगा तो बिफोर नहीं लगाना, खाली नाउन दे देना डायरेक्ट। ऐसा होता है ना, गर्मी से नहीं उब जाता है। समझ में आया? मैं बिहार से उब गया हूं, मैं नवादा से उब गया हूं, मैं पटना से उब गया हूं, मैं दुर्गापुर से उब गया हूं। ऐसा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब लीजिएगा, क्या है? उब जाना। क्या है? उब जाना। जैसे मान लिया जाए तुलसी दुनिया से उब गया। दुनिया से उबेगा तो दिक्कत नहीं है, खरा तुलसी दुनिया से उब गया। अच्छा बताइए, तुलसी के दुनिया से उठाएगा। तुलसी गाना गाने से उब गया है। या तो इस सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। इस सेंटेंस को उब गया ऐसे भी लिख सकते हैं, तुलसी गाना गाने से उब गया है, या तुलसी गाना गाते गाते उब गया है। सेंटेंस समझ रहे हैं? तुलसी गाना गाते गाते उब गया है, या तुलसी गाना गाने से उब गया है। समझ में आ रहा है ने? आ रहा है कि नहीं समझ में? तुलसी इज, तुलसी इज। अब क्या देना है? फेड अप विथ, फेड अप विथ सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो बेटा कितना अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा था। तुलसी इज फेड अप विथ सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ में आ रहा है? जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते उब गया हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते उब गया हूँ, उब गया हूँ। बन जाएगा आई के साथ एम, फेड अप विथ, आई एम फेड अप विथ टीचिंग इंग्लिश। बोलिए बनेगा? हाँ कि नहीं बनेगा? वह मुझसे बात करते करते उब गई है। बोलिए ही नहीं, सी होगा। उब गई है हम बोले। सी इज फेड अप विथ टॉकिंग टू मी, सी इज फेड अप विथ टॉकिंग टू मी। आया समझ में? मेरी माँ मुझे डांटते डांटते उब गई है। मेरी माँ मुझे डांटते डांटते, डांटते डांटते, दो बार लिख दिए, डांटते डांटते उब गई है, उब गई है। ठीक है? तो मेरी माँ, माई मम्मी या माई मदर, इज फेड अप विथ, फेड अप विथ डांटना का स्कॉल्ड होता है, स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्डिंग मी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का सेंटेंस जितना रहेगा, जितना मन करे तुम उतना बनाइए। एक बार एकदम दिमाग में लेते रहिए, लिखते रहिए, बनाते रहिए। 10 गो 20 गो, एगो पर 4 को बताएं आज, चारों पर बनाइए दना दन दम, कम से कम 10 चक 40 ट्रांसलेशन आप लोग के लिए आज का होमवर्क इस तरह से स्ट्रक्चर के ऊपर रहा है ने। आया समझ में? कितना स्ट्रक्चर हो गया? 40। तो इसी तरह से आप लोग का अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर चल रहा है। आप लोग इसी तरह से रोज़ प्रैक्टिस कीजिए ताकि बेहतर आप सीख पाएँ, है। और लगातार आप लोग बने रहें। रिजल्ट भी बहुत जल्दी 10th का आने वाला है, आज या कल तक में आ जाएगा। उसके बाद आगे आप लोग निर्णय लीजिएगा, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है कि कॉमर्स में जाना है ना। जिसको जो विषय इच्छा करे उस विषय का चयन करें, ना कि अपने दोस्तों से पूछकर, अपने गार्जियन से पूछकर, उनसे नहीं पूछना है। आपके दिल में क्या पढ़ने का इच्छा है, आप किस सेक्टर में आपको मज़ा लगेगा, साइंस में मज़ा लगेगा कि आर्ट्स में मज़ा लगेगा कि कॉमर्स में। ये नहीं कि मेरी दोस्त ले रही साइंस तो हम आर्ट्स काहे लेंगे, हम साइंस लेंगे। मेरी दोस्त ले रही कॉमर्स तो हम काहे आर्ट्स लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे। ऐसा दिमाग में नहीं रखना।
आपको किस चीज़ से लगाव है? मैथ से लगाव है, साइंस लीजिए, मैथ से लीजिए। अगर मैथ्स आपको डिस्टर्ब करता है आपके दिमाग को, लेकिन साइंस मज़ा आता है पढ़ने में, तो आप बायोलॉजी से लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा आपका। यदि साइंस भी आपको अच्छा नहीं लगता है और मैथ भी आपको वीक लगता है, कमज़ोर है आपका, तो आप आर्ट्स में आइए। इतिहास, भूगोल, इन सब विषयों की जानकारी को रखिए, इन सब को लीजिए, है ना। और जब भी कभी आर्ट्स सेक्टर में जो ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो ऐसे विषय एक दो को चयन करें। खासकर लड़कियां को अपने विषय में होम साइंस अनिवार्य कर दीजिए। होम साइंस लड़की लोग जितना रहती है वो इस विषय को ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है और लड़कियां के लिए यह सब्जेक्ट हल्का होता है। उसके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए होम साइंस ज़रूर रखें। पहला नंबर प्रैक्टिकल होगा, वहाँ से आसान। दूसरा, दैनिक जीवन में जो जानकारी होगी वहाँ से लड़कियाँ इस क्वेश्चन को हल आराम से कर सकती है, इसमें ज़्यादा माथामारी नहीं। तीसरा फ़ायदा, कुछ साइंस लेवल भी आपका बना हुआ रहेगा, इसमें साइंस की भी जानकारी बहुत सा मिलेगा, क्योंकि है ही साइंस लेवल का, है ना। आर्ट्स में आके होम साइंस है, इसका मतलब कुछ साइंस की भी जानकारी इसमें मिलेगी, तो काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। इसलिए लड़कियाँ के लिए यह सब्जेक्ट बेहतर होगा। बाकी इतिहास है, भूगोल है, जो है बाकी लीजिए, ठीक है। बाकी अगर साइंस से लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 2 विषय तो आप लोग को अनिवार्य है। एक मैथ होगा, फिर हिंदी और इंग्लिश, इन सब। इसके अलावा आप मैथ की जगह पर बायोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से कोई एक का चयन करना है। अगर आप मैथ से लेते हैं तो सिर्फ मैथ होगा, अगर बायोलॉजी से लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप मैथ भी रख सकते हैं यदि आप बायोलॉजी से ले रहे हैं तब, लेकिन यदि मैथ से ले रहे हैं तो ये फिर नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन अप्लाई है इंटरमीडिएट के लिए। बाकी आप लोग की इच्छा जिसमें जाहिर करें। फिजिक्स आपका 70 मार्क्स रहेगा, केमिस्ट्री आपका 70 मार्क्स रहेगा, बायोलॉजी आपका 70 मार्क्स रहेगा। बाकी 30-30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है, और हमारे बिहार में प्रैक्टिकल के बारे में तो पता ही है, पैसा दीजिए नंबर लीजिए, नहीं तो 30-30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में यहाँ से मिल जाती है। बायोलॉजी अगर आप नहीं लेते हैं तो मैथ लेना पड़ेगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉमन है, साइंस हो, आर्ट्स हो, सबका कॉमन। क्वेश्चन अलग अलग जरूर आएगा, लेकिन सिलेबस सेम है, उसी सिलेबस से दोनों का आएगा। किताब अलग नहीं चलता, वही किताब चलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, है ना। तो इसलिए आपका जो है ये पैटर्न रहेगा, इस तरह से इसको फुलफिल करें। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे मुख्य सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को रख लीजिए, क्योंकि इतिहास आपको आगे जाके काफ़ी कंपटीशन में फ़ायदा देगा, है ना। उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी रख सकते हैं। उसके बाद एक हिंदी और एक इंग्लिश तो फिक्स है, ये 2 सब्जेक्ट फिक्स है। ये 3-4 एक होम साइंस ले लीजिए, होम साइंस 500 नंबर 5 विषय, 500 नंबर 5 विषय, 500 नंबर 5 विषय। कॉमर्स अगर लेना चाहते हैं तो बाकी अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, अकाउंटेंसी लेना है या और क्या लेना है ना। तो इस तरह से अपने आप सेल्फ डिसीजन लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद। इन्हें कि मेरा आया 400 नंबर तो हम तेज हैं, हम साइंस ही लेंगे, बहुत का दिमाग में ही घुस जाता बात। मेरा आया 250 नंबर तो हम कमज़ोर हैं, हमको आर्ट्स लेना चाहिए, वैसा नहीं निर्भर करता। अगर आपका 400 नंबर भी आया, आप अगर आपका दिमाग ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है मैथ में, तो आप क्यों फैशन के रूप में आप जा रहे हैं डूबने? डूब जाइएगा, है समझ में, क्योंकि साइंस वास्तविक में आर्ट्स से हार्ड है। आखिर क्यों दर्जा ऊंचा है साइंस वाले का? सच में है, सच में कहता है हम साइंस से लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको बोले, खोजिए नहीं यार आर्ट्स से, नहीं नॉर्मल हो जाता है आर्ट्स से, अभी कहता है साइंस से। तो यहाँ डिफरेंस होता है कि नहीं? तो आप ऐसा नहीं कि आप फैशन के रूप में हम भी कहेंगे साइंस से लिखाए हैं, इस चक्कर में आप कुछ आइबो नहीं करता है, साइंस से ले लेना। तो अपना आने की बात है, इंटरेस्ट किस में है उस सब्जेक्ट का चयन कीजिए, बार बार हम कहते हैं। समझिए, आप किसी दूसरे के भरोसे में कि हमारा सर का दिए, हमारा पापा का दिए, अब बाकी पढ़ने की जानकारी जहाँ तक है, तो अब यदि आप में यदि पढ़ने की बात अगर है कि सर हम साइंस से ले कि आर्ट्स से ले, अगर ठीक है हम साइंस से ही ले लिए या आर्ट्स से ले लिए, हम पढ़े कहाँ? तो पढ़ने के लिए या तो अगर आप बाहर जा रहे हैं कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इन सब की पढ़ाई अच्छी तरीके से इंटरमीडिएट की हो जाती है। गांव देहात में तो उसी प्रकार से होगा, है ना, चाहे कोई पढ़ावे, हम पढ़ाएं या कोई और पढ़ावे, लगभग नहीं के बराबर, नाम मात्र होता है। चाहे आप कहीं भी पढ़ें, आप संतुष्ट नहीं हो पाइएगा।
क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में वही टीचर 10,000 रुपये लेता है एक सब्जेक्ट का, 5,000 लेता है और एक विषय पढ़ाता है, उस 2 साल लगता है उसको, और गांव देहात के टीचर फिजिक्स वो ख़त्म कर देता है, केमिस्ट्री वो ख़त्म कर देता है, अब मैथ वो ख़त्म करता है एक के टीचर बा, और 300-400 रुपये महीना लेके, सोचो तो कितना अंतर है कि नहीं। तो ज़रूर कहीं ना कहीं तो कटौती होगी, तभी तो संभव है। जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ को आप यहाँ खरीद रहे हैं, वही चीज़ आपको अगले जगह पर मिल रहा है इसके 4 से 5 गुना दाम में, सब अलग अलग वैरायटी के, तो कहीं ना कहीं तो बात है। इसीलिए साथ ही साथ यदि आपके पास मोबाइल है, अभी तो 4G का ज़माना है, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, कोर्स खरीद कर किसी का, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम अगर बाहर जाएंगे तभी संभव है, आप अपने घर पर सेल्फ स्टडी, लेकिन आप किस प्रकार से इस मोबाइल का सही उपयोग करते ये मायने रखता है। ये नहीं कि मोबाइल पापा खरीद के दे दिए, नया फिल्म रिलीज हुआ है, चलो आज लगा लेते हैं, अब मज़ा नहीं आ रहा, अब नहीं रहुआ, खेसारी लाल के कॉमेडी देखेंगे, आप गाना सुनेंगे, अब चैत के दिन आया है, चैता वाला गाना सुनेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप यूज करते हैं तब तो फिर आपके लिए हानिकारक है। आए दिन सुनते रहते होंगे, पेपर में छपता है कि मोबाइल को हथियार बनाकर इस लड़की ने बीपीएससी को निकाला, पिछले साल भी सुने होंगे। मोबाइल से पढ़कर वो बीपीएससी जब निकाल सकती है तो इंटरमीडिएट और 10 क्या है। लेकिन उसके लिए अपने अंदर थोड़ा सा एकाग्रता रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे बड़ी चीज़ कंटिन्यूटी। ये बहुत मायने रखता, क्योंकि जब तक आप लगातार कोई काम को नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लीजिए, आज 2-3 दिन नहीं पढ़िए, और कोई 2 घंटा 3 घंटा ही रोज़ पढ़ रहा है, वह आपसे निश्चित आगे निकलेगा, निश्चित। आप एक दिन 11 घंटा 12 घंटा पढ़ लीजिए, दूसरा दिन 3 दिन सुत रहिए, फिर उठिए, फिर 2-4 घंटा पढ़, तो ये पढ़ाई का मतलब नहीं होता। पढ़ाई का मतलब है कंटिन्यूटी, और ये जब ज़रूरी आप में आएगा तभी आपसे होगा। तो हम मेरा समझाने का मकसद ये है कि यदि आप बाहर उस ओर जा सकते हैं जहाँ पर इसका सही उचित पढ़ाई होता है तब आप जाइए। यदि नहीं जा पाते हैं तो भी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार, मोबाइल तो लगभग के घर में होता है 4G, बस उसको एक अपना गुरु मान लीजिए मोबाइल को ही, और उसमें जिन टीचर को आपको लैंग्वेज समझ में आता है, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर हैं। अगर यूट्यूब पर से आपका दिमाग भटक जाता है तो आप पैसा लगा के वहीं पर से कोर्स खरीद लीजिए, काफ़ी कम दामों में कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा, 500-1000 रुपये में कोर्स हो जाएगा। और वही आप कहीं पढ़ने जाइएगा तो 5,000 करके आपको एक सब्जेक्ट, और 3 से 4 सब्जेक्ट में 20 से 20,000 तक आपका खर्च हो जाएगा इधर। उसके बाद रूम लीजिएगा और मंथली का खर्च अलग। तो अगर आप जाने में सक्षम हैं तो ठीक है, नहीं जब हैं जो घर पर रह के तैयारी करते हैं तब उनके लिए ये बेटर होगा। और अगर इनके बाद भी यदि आपको कोई टीचर अगर अगल बगल आपको मिलते हैं और उन पर विश्वास है तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं करें आप मत जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमारा काम चल जाएगा तो आप बिल्कुल जाइए और वहाँ पर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझ गए? तो इस तरह से अपना एक पैटर्न है, क्योंकि आप जब 10वां तक थे तब आप थोड़ा सा सीमित थे। 10 तक आप बचपन से पढ़ते आए और 10 तक कोई यहाँ पर अलग दिशा नहीं थी। एकदम 1 से लेकर स्टार्ट किए और 10 तक आप लोग आ गए हैं। 1 से स्टार्ट किए और कहाँ तक आ गए हैं? 10 तक आ गए हैं। कहीं आपका बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन 10 के बाद आपका बंटवारा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ 3 विभाग में बट गया आपको, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये 3 डिपार्टमेंट में आप बट चुके हैं। और इसके बाद जब इंटर पास होइएगा यहाँ से तो समझिए अब कन्नी फूटेला स्टार्ट होगा। ये तो आपका सिर्फ टहनी निकला है। जब इंटर कीजिएगा ना उसके बाद है तो असल का ज़िंदगी आएगा। आप अक्सर बचपन में सुनते होंगे 10वां पास कर जाओ ने उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा है। लेकिन असल में सच में पूछो तो 12th पास कर जाओ, उसके बाद क्या होता है पढ़ाई वो पता चलेगा। असल की पढ़ाई 12th के बाद पता चलेगा। यदि सच में आप पढ़ाई
के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तब असल की पढ़ाई 12th के बाद पता चले कि पढ़ाई कहते किसको है। पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 12th तक तो आपको पता है, 10th में आपको पता था कि एक वही गैस पेपर है, इसी से लगभग प्रश्न आएंगे। लेकिन जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, जब आप किसी चीज़ का तैयारी कीजिएगा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, तब आपको वहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कौन गैस पेपर इसके लिए बनेगा। इसमें कहीं से भी प्रश्न को डाला जा सकता है, चाहे वो 8 क्लास का क्वेश्चन हो या तो 12th क्लास का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो या हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं पता है। यानी असल की पढ़ाई यहाँ आके शुरू होती है। तो इसीलिए अभी इंटर में आप जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं कि अब तो हमको बहुत हार्ड मिला। यहाँ हार्ड कहाँ, ये तो बहुत अब और 10 से भी आराम हो गया। अब एक सेक्टर ले लिए, 3 यहाँ तक तो सब पढ़ रहे थे, अब तो और थोड़ा सा आसान नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया डिपार्टमेंट। तो आप इस सब्जेक्ट का चयन करके 5 ही सब्जेक्ट को तो फोकस करना है। उसमें हिंदी इंग्लिश सब दिन पढ़ते आ रहे हैं, साइंस भी पढ़ते आ रहे हैं, आर्ट्स भी पढ़ते आ रहे हैं 10th तक, तो बेसिक जानकारियाँ तो है ही आपके पास, बस उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, विस्तार रूप में जानना है। अभी तक आपने 10th में पढ़ा कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, या फिर जो भी कुछ भी पढ़ें, लेकिन आगे जब इंटर में पढ़िएगा तो उसको पूरा एक्सप्लानेशन करना पड़ेगा। पूरा लाइट चैप्टर जैसे है, तो लाइट चैप्टर है तो इंटर में और 10 में 2 से 3 से 4 पन्ना, बहुत ज़्यादा तो 4 पन्ना में समाप्त थे। लेकिन जब वही चैप्टर को आप 12th में जाके पढ़िएगा तो आपका 1 महीना लगेगा। 1 महीना अगर बढ़िया से पढ़ाएगा तो लाइट सिर्फ लगेगा, और आप 10 में पढ़िएगा तो 3 से 4 दिन में लाइट बउआ ख़त्म। यानी सिर्फ इसका विस्तार करके पूरा 12th है, एक एक चैप्टर को एकदम निचोड़ पढ़ना है। यही है 12th 11th। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ जानकारियाँ हमारे ओर से इसके प्रति दिया गया होगा। रिजल्ट आने ही वाले हैं, या आज आ जाए या तो कल आ जाए। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना है कि कब आएगा नहीं आए, जब उसको आना होगा ही है। आपके हाथ में तो है नहीं कि आप आज चाह रहे हैं तो आज आ जाएगा। वो तो जो बोर्ड में बैठे हुए हैं शिक्षा मंत्री, वही जानेंगे। इसलिए आपको रिजल्ट आने की ना तो कोई एक्साइटमेंट होना चाहिए ज़्यादा, ना तो खुशी हो, ना तो गम हो ज़्यादा। हाँ, खुशी कब मिले, जब मार्क्स अच्छा आएगा तो खुशी तो खुद ब खुद होगी, और अगर नंबर कम आती तो निराशा तो खुद ब खुद अंदर से हो ही जाएगी। लेकिन वैसा कुछ ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि कोई 400-500 नंबर, 400 नंबर, 500 में 400 नंबर भी ला के ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा मंजिल को पा लिया। सिर्फ उसका एक हौसला बढ़ेगा कि हमने तैयारी किया तो हमारा इतना मार्क्स आया, हम आगे और मेहनत करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। ये सिर्फ एक हौसला बढ़ाता है। ये कागज़ का टुकड़ा ही सिर्फ रहेगा, मार्कशीट क्या रहेगा, कागज़ का टुकड़ा रहेगा, सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए। और जिस तरह से बिहार में आए दिन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इससे तो ये मायने भी नहीं रखता 400 नंबर कि किसका आएगा। तेज स्टूडेंट का भी नहीं आ सकता है और कमज़ोर से कमज़ोर का भी आ सकता है, क्योंकि आए दिन व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है क्वेश्चन, साथ ही साथ छूट के चोरी चलती है। थोड़ा सा ज़रूर नीतियाँ गलत है, उलट पुलट हो रहा है। अगर इसको टाइट करके बढ़िया किया जाए तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।